नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम 1999 के कारगिल युद्ध की गहराई में उतर रहे हैं और उसमें भी एक ऐसे सेक्टर की जिसकी कहानी अक्सर थोड़ी दब सी जाती है। बटालिक सेक्टर की। बिल्कुल, बटालिक सेक्टर। हम द्रास और टाइगर हिल के बारे में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन बटालिक में जो हुआ वो अपने आप में एक पूरी जंग थी। सही कहा। आज का हमारा मकसद यही समझना है कि बटालिक सामरिक रूप से इतना जरूरी क्यों था और भारतीय सेना ने उन बर्फीली चोटियों पर दोबारा कब्जा करने के लिए क्या-क्या मुश्किलों का सामना किया। और हमारे पास जो स्रोत है वो इस पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि सैन्य दृष्टिकोण से विस्तृत जानकारी देते हैं। तो जरा उस जगह की कल्पना कीजिए। हाँ, 16,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई, नियंत्रण रेखा वहां से गुजर रही है और दुश्मन 8 से 10 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है। और उसने हाथ की उंगलियों की तरफ फैली 4 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं जुबार, कुकरथांग, खालूबार और पॉइंट 5203 पर कब्जा कर लिया है। ये तो बहुत बड़ी घुसपैठ थी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इससे सीधे सीधे लेह बटालिक कारगिल सड़क पर खतरा था। अगर वो सड़क कट जाती तो आगे रसद पहुंचाना नामुमकिन हो जाता। अच्छा। इसीलिए ब्रिगेडियर दविंदर सिंह की 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड का वहां समय पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने दुश्मन को और आगे बढ़ने से रोक दिया। मतलब यहाँ लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी? बिल्कुल नहीं, लड़ाई मौसम से थी और इस ऊबड़ खाबड़ जानलेवा जमीन से भी थी। तो शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि बटालिक में शुरुआती ऑपरेशन बहुत धीमे चले। ऐसा क्यों था? देखिए, इसकी 2 बड़ी वजह थी जी। एक तो हमलों की तैयारी में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था और दूसरी वजह ज्यादा अहम थी। हमारे सैनिकों और सामान को ऊपर ले जाने वाले जो रास्ते थे वो दुश्मन की सीधी नजरों में थे। मतलब वो ऊपर से सब कुछ देख सकते थे? हाँ, वो बेहतर पोजीशन में बैठे थे और नीचे की हर हरकत पर हमला कर सकते थे। इसी मुश्किल हालात में 29 मई को वन बिहार बटालियन ने पॉइंट 4268 पर हमला किया। जी, लेकिन उन्हें सिर्फ आंशिक सफलता ही मिली। मेजर एम सरवानन ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई, कुछ बंकरों पर कब्जा भी किया, पर वो वीर गति को प्राप्त हुए। और इसी हमले के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। हाँ, और वो एक बहुत ही छोटी सी चीज थी जो किसी बड़े दस्तावेज से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। वो क्या थी? एक पाकिस्तानी सैनिक की पे बुक। अच्छा। तब तक पाकिस्तान सबसे यही कह रहा था कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन है, हमारी सेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बंकर से मिली उस छोटी सी किताब ने ये साबित कर दिया कि ये मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो जमीन पर शुरुआती नाकामी के बाद रणनीति में क्या बदलाव आया? ये साफ हो गया था कि पश्चिम की तरफ से हमले करना वो काम नहीं कर रहा था। दुश्मन वहाँ बहुत मजबूत था। तो फिर तब एक बड़ा फैसला लिया गया, फोकस को पश्चिम से हटाकर पूरब की ओर यानी पॉइंट 5203 की तरफ शिफ्ट किया गया। पॉइंट 5203 की तरफ? हाँ। योजना ये थी कि पहले इस चोटी पर कब्जा किया जाए और फिर इसे एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके खालूमार की सबसे अहम रिज लाइन पर हमला बोला जाए। ये स्प्रिंग बोर्ड का मतलब क्या है, थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है एक ऐसी जगह पर कब्जा करना जहां से आपको आगे हमला करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाए। जैसे स्विमिंग पूल में डाइविंग बोर्ड होता है जहां से आप छलांग लगाते हैं। पॉइंट 5203 को वही डाइविंग बोर्ड बनाने की योजना थी। और अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी JAKLI, एक ऐसी बटालियन जो वापस दिल्ली जा रही थी। हाँ, उन्हें अचानक आदेश मिलता है कि वापस मुड़ो और बटालिक जाओ। सोचिए जरा उन सैनिकों पर क्या गुजरी होगी। एक पल आप घर जा रहे हैं और अगले ही पल आप देश की सबसे मुश्किल लड़ाई के केंद्र में हैं। बिल्कुल। और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। उनका पहला मिशन था दुश्मन की सप्लाई लाइन काटना। वो कैसे किया उन्होंने? मेजर विकास मेहता की अगुवाई में सैनिकों ने रात के अंधेरे में एक बहुत ही खतरनाक चढ़ाई की और 1 जून को 16,700 फीट ऊंचे एक पॉइंट पर कब्जा कर लिया। इसका असर क्या हुआ? इसका बहुत बड़ा सामरिक असर हुआ। उस ऊंचाई से हमारे सैनिक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अब हमारी तोपें दुश्मन के ठिकानों पर बिल्कुल सटीक गोले बरसा सकती थीं। एक तरह से इसने दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद 6 जून को पॉइंट 5203 पर मुख्य हमला हुआ। जी। बटालियन ने चोटी पर अपनी पकड़ तो बना ली, लेकिन अगली ही रात दुश्मन ने जोरदार पलटवार किया। आमने सामने की लड़ाई हुई होगी। हाँ, हाथापाई वाली लड़ाई हुई।
कैप्टन अमोल कालिया और लांस नायक गुलाम मोहम्मद खान जैसे बहादुरों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन हमने अपने 13 जवान खो दिए। ये तो बहुत बड़ा झटका था। तो क्या हमारे सैनिक पीछे हट गए? बिल्कुल नहीं। अगले 12 दिनों तक हमारे जवान उसी छोटी सी जगह पर टिके रहे। इस दौरान सूबेदार बहादुर सिंह जैसे सैनिकों ने कमाल की बहादुरी दिखाई, जो अकेले ही चुपके से ऊपर चढ़ गए और 2 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। लेकिन ऑपरेशन एक तरह से रुक सा गया था। हाँ, और जब ऑपरेशन धीमा पड़ गया तो सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि ब्रिगेड कमांडर और उनका मुख्यालय फॉरवर्ड सैनिकों से काफी पीछे थे। वजह बताई गई कम्युनिकेशन की समस्या। ये बात थोड़ी हैरान करती है। क्या ये आम बात है कि कमांडर अपने सैनिकों से इतना पीछे रहें? देखिए, उस ऊंचाई पर रेडियो सेट का काम करना वाकई एक चुनौती थी, लेकिन जब उस वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें फटकार लगाई तो उसका असर हुआ। मतलब मामला सिर्फ कम्युनिकेशन का नहीं था? शायद नहीं। उस दौरे ने सबको झकझोर दिया और ये याद दिलाया कि जंग हेडक्वार्टर से नहीं, मोर्चे पर जवानों के साथ खड़े होकर जीती जाती है। इसके बाद कमांडरों ने आगे आकर नेतृत्व करना शुरू किया। और फिर 20 जून को आखिरी हमला हुआ। जी, इस बार कई दिशाओं से एक साथ हमला बोला गया। 12 जेकली के साथ 5 पैरा और लद्दाख स्काउट्स भी शामिल थे। मतलब एक समन्वित हमला? बिल्कुल। कैप्टन BM करियप्पा की कंपनी ने तो एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एक एक करके बंकर साफ किए और 21 जून तक पॉइंट 5203 पूरी तरह हमारे कब्जे में था। तो पॉइंट 5203 पर कब्जा एक दरवाजा खोलने जैसा? हाँ, लेकिन असली लड़ाई तो अब उस दरवाजे के पार थी, और वो थी खालूबार रिज लाइन। दुश्मन का सबसे मजबूत किला? बिल्कुल। ये किसी उस तरह की धार जैसी सीधी और खड़ी चट्टानों वाली रिज थी। और इसी लड़ाई में एक नाम सामने आता है जिसे आज पूरा देश जानता है, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। हाँ, 111 गोरखा राइफल्स के एक नौजवान अफसर। 2-3 जुलाई की रात जब उनकी पलटन आगे बढ़ रही थी तो दुश्मन ने चारों तरफ से उन पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। उस स्थिति में उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो किया वो असाधारण था। हाँ। उन्होंने अपनी पलटन को एक सुरक्षित जगह पहुंचाया और खुद आगे बढ़े दुश्मन के 4 बंकरों को साफ करने। अकेले? गोलियों की बौछार के बीच वो पहले बंकर पे झपटे और 2 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। फिर दूसरे बंकर को भी तबाह कर दिया। चोटें भी आई होंगी। तीसरे बंकर को साफ करते हुए उनके कंधे और पैरों में गोलियां लगी। वो बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन रुके नहीं, अपनी चोटों के बावजूद। हाँ, अपनी चोटों की परवाह किए बिना वो चौथे और आखिरी बंकर की तरफ बढ़े और उसे एक ग्रेनेड से उड़ा दिया। लेकिन तभी पास से एक मशीन गन की गोली उनके माथे पर लगी और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इस बहादुरी ने लड़ाई पर क्या असर डाला? उनके सर्वोच्च बलिदान ने लड़ाई का रुख ही पलट दिया। उनके इस कारनामे ने गोरखा सैनिकों को वो फुटहोल्ड यानी वो पकड़ दे दी जिसकी सख्त जरूरत थी। उनके साथियों में एक नया जोश भर गया और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जी, वैसे इसी लड़ाई से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। बताइए। 111 गोरखा राइफल्स के जो सेकंड इन कमांड थे, लेफ्टिनेंट कर्नल अमूल अस्थाना, उन्होंने लड़ाई में जाने से पहले सीधे सेना मुख्यालय को एक चिट्ठी लिख दी थी। सीधे हेडक्वार्टर्स को? ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि उनकी यूनिट में मशीन गन और मोर्टार जैसे जरूरी हथियारों की कमी है। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो उन्होंने अपने जवानों के लिए खेला। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस चिट्ठी पर तुरंत कार्रवाई हुई। देश भर से हथियार जुटाकर यूनिट की जरूरतें पूरी की गईं। ये दिखाता है कि युद्ध के दौरान जमीनी स्तर पर कैसी कैसी चुनौतियां थीं। सही बात है। तो 6 जुलाई तक खालूबार पर भी कब्जा हो गया? हाँ, कर्नल ललित राय घुटने में गंभीर चोट के बावजूद अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे और 6 जुलाई तक खालूबार दुश्मन से पूरी तरह साफ कर दिया गया। इसके बाद लड़ाई का फोकस जुबार और कुकरथां की चोटियों पर गया। यहाँ एक बहुत ही अनोखी रणनीति अपनाई गई। हाँ, रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल, ये बहुत दिलचस्प था। यहाँ 122 मिलीमीटर ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल हुए। ये रॉकेट लॉन्चर तो लंबी दूरी के लिए होते हैं, इन्हें सीधे फायरिंग में इस्तेमाल करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप एक भारी तोप को एक स्नाइपर राइफल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। ये रॉकेट मीलों दूर हमला करने के लिए बने हैं, लेकिन सेना ने इन्हें सीधे पहाड़ पर चढ़ाकर आमने सामने रखकर दुश्मन के बंकरों पर दागना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही दाधी और अनऑर्थोडॉक्स रणनीति थी। और इसका असर? दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
उनके बंकर ताश के पत्तों की तरह उड़ गए। और एक बिहार बटालियन जिसे शुरुआत में नाकामी मिली थी, उसने भी यहाँ वापसी की। ये उस यूनिट के लिए एक बहुत भावुक पल था। 6 जुलाई की रात उन्होंने एक ऐसी दिशा से हमला किया जिसकी दुश्मन ने कल्पना भी नहीं की थी। और उन्होंने जुबार टॉप पर कब्जा कर लिया। हाँ, और बाद में उन्होंने उसी जगह से मेजर सरवानन और अपने दूसरे शहीद साथियों के पार्थिव शरीर बरामद किए। ये उनके सम्मान को वापस पाने जैसा था। इस समय तक दुश्मन की क्या हालत थी? उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हमारी सेना उनकी रेडियो बातचीत को इंटरसेप्ट कर रही थी। उससे क्या पता चल रहा था? पता चल रहा था कि उनके पास खाना और पानी खत्म हो रहा है। एक पाकिस्तानी सैनिक को यह कहते हुए सुना गया कि हम कुत्तों की तरह जी रहे हैं, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। पानी की कमी कैसे हुई? दक्षिणी ढलानों पर बर्फ पिघल चुकी थी। उन्हें पानी के लिए कई किलोमीटर नीचे आना पड़ता था, और जैसे ही वो नीचे आते हमारे सैनिक उन पर गोलियां बरसा देते। वो लॉजिस्टिक्स की लड़ाई हार रहे थे। और इस पूरे ऑपरेशन में लद्दाख स्काउट्स की भूमिका भी बहुत खास रही। बेहद खास। वो वहीं के रहने वाले थे, उस मौसम और ऊंचाई के आदी। एक तरह से वो पहाड़ उनके अपने थे। उन्होंने चोरबाटला दर्रे पे कब्जा किया था, है ना? हाँ, दुश्मन से पहले पहुंचकर, जो एक बड़ी सामरिक जीत थी। मेजर सोनम वांगचुक की टीम के कुछ जवानों को तो चीता हेलीकॉप्टरों से सीधे रिजलाइन पर उतारा गया था। उनकी हिम्मत और पहाड़ की समझ बेजोड़ थी। और उनके इसी योगदान को सेना ने भी सराहा। जी हाँ, लद्दाख स्काउट्स के इसी असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए बाद में उन्हें भारतीय सेना की एक पूर्ण रेजिमेंट का दर्जा दिया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय ज्ञान आज भी आधुनिक युद्ध में कितना जरूरी है। तो 9 जुलाई तक बटालिक सेक्टर का ज्यादातर हिस्सा हमारे कब्जे में आ चुका था। हाँ, लगभग पूरा इलाका दुश्मन से खाली करा लिया गया था। लेकिन यहाँ एक अजीब स्थिति पैदा हुई। वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए राजी हो गया था, लेकिन कुछ चोटियों पर उसके सैनिक अब भी डटे हुए थे और लड़ने को तैयार थे। तो क्या लड़ाई समझौते के बाद भी जारी रही? बिल्कुल। आखिरी लड़ाइयां 22 जुलाई के बाद लड़ी गई। गोरखा, पैराट्रूपर्स और लद्दाख स्काउट्स ने मिलकर 26 जुलाई तक बाकी बची आखिरी चोटियों को भी घुसपैठियों से आजाद करा लिया। तो आखिर में हम बटालिक अभियान को किस तरह से देख सकते हैं? ये सिर्फ कुछ चोटियों को जीतने की लड़ाई नहीं थी। ये इस बात की मिसाल थी कि कैसे शुरुआती हार से सीखा जाता है, कैसे रणनीति में बदलाव करके हारी हुई बाजी को जीता जाता है। और ये साहस और अनुकूलन की भी कहानी है। हाँ, और बेहद मुश्किल हालात में लॉजिस्टिक्स को संभालने की एक केस स्टडी भी है। इतनी भयानक लड़ाई के बाद एक किस्सा थोड़ा अजीब लेकिन बहुत मानवीय लगता है। स्कॉच की एक बोतल का। हाँ, ये सेना की अपनी एक परंपरा है। अभियान के बाद वरिष्ठ अधिकारी ने ब्रिगेड कमांडर देवेंद्र सिंह की पीठ थपथपाई और उन्हें स्कॉच विस्की की एक बोतल दी। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था। नहीं, ये एक तरह से कहना था, वेल डन, तुमने कर दिखाया। ये उस भयानक तनाव के बाद एक जरूरी मानवीय पल था जो दिखाता है कि आखिर में ये अफसर और जवान इंसान ही है। जाते जाते यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। स्रोत बताते हैं कि जब पाकिस्तान की ओर से सैनिकों को वापस बुलाने का समझौता हो चुका था, तब भी आखिरी कुछ चोटियां पर भीषण लड़ाई जारी रही। हाँ, ये जमीनी हकीकत और ऊंचे स्तर की कूटनीति के बीच एक अजीब सा फासला दिखाता है। तो सवाल ये है कि एक सैनिक के लिए मिशन पूरा होने का असली मतलब क्या होता है, जब तक कि उसकी जमीन का आखिरी इंच भी दुश्मन से आजाद ना हो जाए? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है।